नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ डिमांड पर है। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने टाइप्स ऑफ डिमांड पर चर्चा की थी और उससे पूर्व हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था डिमांड का, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम इसका मीनिंग, इसके एजम्पशंस, इसका एग्जाम्पल और इसकी कॉजेज पर चर्चा करेंगे कि कॉजेज ऑफ एप्लीकेबल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाई डज ए डिमांड कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है या मांग का नियम लागू क्यों होता है। देखिए, अर्थशास्त्र में और मुख्य रूप से उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी यह उपभोक्ता व्यवहार का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम कहा जाता है। आपने पूर्व व्याख्यान में ये पढ़ा है कि डिमांड मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। और प्राइस डिमांड में आपने ये पढ़ा था कि डिमांड विच इज इफेक्ट बाय प्राइस ओनली व्हेन अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, यानी कीमत मांग का तात्पर्य क्या है कि केवल मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में जो परिवर्तन हो वो कीमत मांग कहलाती है, जबकि अन्य तत्व कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे। यानी कंज्यूमर की इनकम है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, टेस्ट है, कंज्यूमर की हैबिट्स है, प्रेफरेंसेज है, ऑल दीज आर रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द प्राइस डिमांड। और जब हमने आपको प्राइस डिमांड कर्व बताया था तो उसमें आपको बताया था कि जनरली प्राइस डिमांड कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, नीचे क्यों गिरता हुआ होगा, which shows the inverse relationship between price and quantity demanded, यानी वो मांग और मूल्य के बीच में विपरीत संबंध को दर्शाता है। कारण ये है कि जब मूल्य बढ़ता है तो मांग जो है घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है। ये चीज हमने वहां पर पढ़ी थी। उसी को आगे लेते हुए हम आज लॉ ऑफ डिमांड पर चर्चा करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और वी कैन से आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस लॉ को जो दिया गया ये प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया था और मार्शल ने इस नियम को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मांग का नियम एक ऐसा नियम है जो किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांगे की मात्रा के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है। हम इसे ये कह सकते हैं लॉ विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, यानी ऐसा नियम जो मांग और मूल्य के बीच में जो है संबंध को स्थापित करे, संबंध को स्पष्ट करे, उसे क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। मार्शल ने बताया कि यदि अन्य बातें समान रहे, इफ अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, देखिए मैं आपको बता दूं जितने भी इकोनॉमिक लॉज होते हैं, ऑल इकोनॉमिक लॉज आर बेस्ड ऑन द सम assumptions. एनी इकोनॉमिक लॉ बिफोर वी स्टार्ट वी टेक द सम assumptions, यानी हम कुछ मान्यताएं लेते हैं और उसका रीजन ये है कि जो डायनामिक इकोनॉमिक्स है, एक परिवर्तनशील अर्थशास्त्र जो वर्तमान में हम देखते हैं, वहां पर लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंज्यूमर के इनकम लेवल, ये सब बदलते रहते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब नियमों को अगर हम लागू करना चाहें तो वह सैद्धांतिक रूप से या व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाते हैं। तो मार्शल ने बताया कि यदि अन्य बातें समान रहे तो बाजार में प्रत्येक वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि है वो उसकी मांग में कमी लाती है और प्रत्येक वस्तु के मूल्य में कमी है वो उसकी मांग में वृद्धि को दिखाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मांग और मूल्य के बीच में जब विपरीत संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। मार्शल ने इसे आगे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, यानी लॉ ऑफ डिमांड इज ए ओनली स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मांग का नियम क्या है, एक गुणात्मक कथन है। इसका तात्पर्य है कि मांग का नियम मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दिशा को दिखाता है, यानी डायरेक्शन ऑफ चेंजेस दिखाता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। यानी मांग का नियम केवल इतनी बात करता है, स्टेटमेंट के रूप में इसको हम लिखते हैं कि मूल्य अगर बढ़ेगा तो उस वस्तु विशेष की मांग
कम हो जाएगी और मूल्य के घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। कितनी मांग बढ़ेगी और कितनी घटेगी, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन, यानी वो इसको स्पष्ट नहीं करता। इसका मतलब है ये क्या बताता है, केवल डायरेक्शन ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी को दर्शाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैंने अभी आपको बताया, आप कोई भी नियम पढ़ें, आगे हम बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे, उनमें हम सब में ही कुछ मान्यताएं लेंगे। मार्शल ने भी इस नियम को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि अगर अन्य बातें समान रहे तो मांग का नियम उस वस्तु के मूल्य और उसकी मांगे की मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। और ऐसी स्थिति में वो मान्यताएं क्या हो सकती है, इसे अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहने पर कह सकते हैं, और उसको बिल्कुल एक शॉर्ट शब्द में कहें तो इसे कैटिरस पेरिबस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम नियम की मान्यताएं कहते हैं। क्या मान्यताएं हैं, कुछ मुख्य मान्यताओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। मांग के नियम में पहली मान्यता ये दी गई है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मांग का नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आय स्थिर होगी। क्यों? सपोज कीजिए अगर मूल्य जो है 5% बढ़ते हैं लेकिन उसकी इनकम 10% बढ़ जाए तो उपभोक्ता बढ़े हुए मूल्य पर भी उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करेगा, क्योंकि उसका इनकम लेवल बढ़ गया, इसलिए वह मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसलिए हमने पहले क्या मान लिया कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। नंबर 2 मान्यता है नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स ऑफ ए कंज्यूमर। उपभोक्ता की रुचि में, उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में और उसकी आदत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि उसमें उसकी रुचि वगैरह, कई बार क्या होता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य गिर जाए तो जनरली ऐसा देखा जाता है मांग के नियम के अनुसार कि मांग बढ़ेगी, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के प्रति उपभोक्ता की रुचि खत्म हो जाए कि नहीं मुझे तो नहीं लेना, बाजार में कितनी भी कीमत गिरा दे विक्रेता, उसकी मांग बाजार में नहीं बढ़ पाएगी। प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता अगर अपनी प्राथमिकता बदल दे, उसकी प्रायोरिटीज को बदल दे, तब भी मांग का नियम लागू नहीं हो पाता। अपनी अगर आदत को बदल दे तब भी नहीं हो पाता। जैसे आपकी आदत है कि आपको तो कोलगेट टूथपेस्ट ही करना, एक तरह से हम यूं कहते हैं हैबिचुअल एक्शन है, और ऐसी स्थिति में उसका मूल्य अगर बढ़ भी जाएगा तो आप वही पेस्ट लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसको भी क्या मान लिया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए मैंने आपको बताया था जो है टाइप्स ऑफ डिमांड में रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, ये इनकी जो डिमांड होती है वो क्रॉस डिमांड होती है। रिलेटेड गुड्स में जो है इकोनॉमिक्स में 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है और दूसरा जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वो होता है जिन्हें हम जो है एक दूसरे के पूरक के रूप में एक साथ यूज करते हैं। व्हेन टू कमोडिटीज आर जॉइंटली यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फाइंग द वांट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार आप चला रहे हैं, आपको पेट्रोल साफ रखना ही पड़ेगा, आप पेन आपके पास है तो इंक आपके पास में चाहिए चाहिए, अगर आप चपाती आपके पास है तो आपके पास में वेजिटेबल होनी ही चाहिए। ऑल दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर प्रोडक्ट एंड अदर देन द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के स्थान पर, पेप्सी के स्थान पर आपने कोका कोला ले ली, ये 2 कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है तो है। इनकी जो डिमांड होती है हमेशा क्रॉस डिमांड होती है, यानी इनके डिमांड नॉट इफेक्टेड बाय द ओन प्राइस, स्वयं के मूल्य से प्रभावित नहीं होती। इसलिए लेकिन ये बाजार में मांग के नियम को प्रभावित करते हैं। इसलिए माना गया है कि पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु, जिसको आप रिलेटेड गुड्स कहते हैं, संबंधित वस्तु कहते हैं, उनके मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 4 जो मान्यता ली गई, नो एक्सपेक्टेशन इन चेंज इन प्राइस ऑफ नियर फ्यूचर, यानी निकट भविष्य में उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है अगर अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होगा। अगर उपभोक्ता को यह मालूम पड़ जाए आने वाले समय में वस्तु का मूल्य और गिरेगा, आने वाले 2 दिन में वस्तु का मूल्य और गिरेगा, तो वह घटे हुए मूल्य पर भी उस वस्तु की अधिक मांग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मूल्य और गिरने वाले हैं। इसके विपरीत
यदि उसे ये पता लग जाए आने वाले समय में वस्तु का मूल्य और बढ़ने वाला है, तो वह बढ़े हुए मूल्यों पर ही जो है क्या करेगा, वस्तु की अधिक मात्रा क्रय कर लेगा, अपने लॉस को कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा, अपने लॉस को वहीं रोकने की कोशिश करेगा। कभी ले लेते हैं 2 दिन बाद में इसके प्राइस और बढ़ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उसे नुकसान होगा। इसलिए निकट भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5 मान्यता ये, कंज्यूम्ड गुड्स शुड बी रेगुलर गुड्स, यानी सामान्य वस्तु होनी चाहिए, जैसे कोई लग्जरी गुड्स वगैरह और ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक सामान्य वस्तु जो आम उपभोक्ता यूज करता है अपनी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो एक सामान्य जो है वस्तु होनी चाहिए, तभी मांग का नियम जो है क्रियाशील हो सकता है। तो ऑल दिस वी टेक द सम assumptions बिफोर वी स्टार्ट द लॉ ऑफ डिमांड। और प्रोफेसर मार्शल ने भी इन्हीं प्रकार की मान्यताओं को लिया है कि अगर अन्य बातें समान रहे, यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं हो, उपभोक्ता की फैशन रुचि जनसंख्या में परिवर्तन नहीं हो, संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं हो, निकट भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना नहीं हो, तो निश्चित तौर पर मांग और मूल्य के बीच में विपरीत संबंध पाया जाएगा, जिसे हम मांग का नियम कह सकते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल और डायग्राम के आधार पर अगर इसको एक्सप्लेन करें, तो हम बता सकते हैं, छोटी सी मैंने एक डिमांड शेड्यूल बनाई है, जिसमें मैंने प्राइस ऑफ शुगर लिया है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर लिए, यानी चीनी का मूल्य बाजार में क्या है और विभिन्न मूल्यों पर उसकी मांगी की मात्रा क्या है, उसे मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, जिसको आप डिमांड शेड्यूल कहते हैं, यानी मांग अनुसूची या मांग तालिका भी कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा, प्राइस ऑफ शुगर 1 2 3 4 5, दैट इज द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ शुगर इन द मार्केट। आप देखेंगे डिमांड इज द डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द शुगर, 50 केजी, 40 केजी, 30 केजी, 20 केजी है, 10 केजी। जब आप इस टेबुलर फॉर्म को यानी डिमांड शेड्यूल को जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉटेड करेंगे या कॉपी में प्लॉटेड करेंगे, देन जो है यू जो है जब आप एक प्राप्त करें, तो आप जब आप देन यू गेट ए डायग्राम, और वो जो डायग्राम होगा वो आपको दिखाएगा कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट, नीचे की ओर गिरता होगा, which shows the inverse relationship between price and quantity demanded। और जब इस प्रकार की टेंडेंसी को, इस प्रकार के ट्रेंड को अगर दिखाए, तो इसका मतलब है कि वो लॉ ऑफ डिमांड है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मूल्य ऊंचा है तो मांग कम है, जैसे मूल्य कम हुआ मांग बढ़ जाती है, मूल्य और कम हो रहा है मांग और बढ़ रही है। मूल्य का घटना मांग का बढ़ना, मूल्य का घटना मांग का घटना, और इन सभी बिंदुओं का मिलाएं तो आपके सामने डी के रूप में, डिमांड कर्व के रूप में जो एक स्लोप के रूप में आपको मिल रहा है, ऋणात्मक मान आपको मिल रहा है, वो आपके मांग के नियम को स्पष्ट करता है। अंतिम पार्ट आज ले रहे हैं, वो ये है कॉजेज ऑफ एप्लीकेबल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग का नियम लागू होने के क्या कारण है, यानी ऐसा क्यों होता है कि उपभोक्ता कम मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करना चाहता है, जबकि ऊंचे मूल्यों पर वह उस वस्तु की मात्रा को या मांग को कम कर देता है। अगर हम ऐसा कहें कि व्हाई डज इट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, इसके जो है मुख्य बेसिक जो कॉज है वो 4 कॉजेज है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू एप्लीकेबल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला है एप्लीकेबल ऑफ लॉ ऑफ DMU, यानी DMU का मतलब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए टॉपिक हम आगे के कंटेंट में पढ़ेंगे जब यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस संदर्भ में यहाँ बता देता हूँ, इस रेफरेंस में DMU का मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कोई वस्तु अगर हमारे किसी वस्तु का लगातार हम उपभोग करें तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो लगातार क्या हो जाती है, कम होती है। ये जो है लॉ ऑफ डिमांड पर कैसे एप्लीकेबल होगा, ये इस प्रकार से होता है क्योंकि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो मूल्य चुकाता है वो उसकी उपयोगिता के अनुसार चुकाता है, जितनी उपयोगिता उतना ही मूल्य वो उसका देना चाहेगा। ऐसी स्थिति में अगर उपभोक्ता के पास में किसी वस्तु की अगर अधिक मात्रा अगर आती है, यानी हो कहें हम कि यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करने के लिए अगर प्रेरित करना हो तो उस वस्तु का मूल्य गिराना होगा। क्यों? क्योंकि वह हमेशा संतुलन की स्थिति में रहना चाहता है, यानी उसके द्वारा चुकाया गया मूल्य उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उससे मिलने वाली उपयोगिता 10 है तो मूल्य भी 10 चुकाना चाहेगा,
और अगर उसे अधिक वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करना हो तो ऐसी स्थिति में मूल्य को कम करना पड़ता है, कम करना पड़ता है ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि जैसे उसके पास अधिक मात्रा आएगी उस वस्तु की, उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। मान लो 10 से 8 हो गई तो वह मूल्य भी क्या देना चाहेगा? 8। और हर स्थिति में वो क्या रहना चाहेगा? संतुलन में रहना चाहेगा। और ऐसी स्थिति में जब सीमांत उपयोगिता आसीन लागू होता है तो ऐसी स्थिति में वह मांग के नियम को भी प्रभावित करता है। दूसरा कारण है इनकम इफेक्ट। देखिए, आय जो है उपभोक्ता की दो प्रकार से बदलती है। एक तो उसकी मॉनेटरी इनकम होती है और एक उसकी रियल इनकम होती है। मॉनेटरी इनकम तो वो होती है जिसको फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स के द्वारा अपने नियोक्ता या एम्प्लॉयर से प्राप्त होती है। और दूसरी रियल जो इसकी इनकम वो होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस इन द मार्केट। बाजार में अगर वस्तु का मूल्य बदल जाए तो उपभोक्ता की रियल इनकम बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मूल्य कम हो जाता है तो उपभोक्ता की रियल इनकम बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसे उतनी मात्रा के लिए कम मूल्य चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 केजी शुगर का उपयोग करते हैं एक मंथ में और उसका मूल्य 10 रुपए प्रति केजी है तो आप 100 रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं। अगर बाजार में उस चीनी का मूल्य 5 रुपए प्रति केजी हो जाए तो उतनी चीनी के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है? 50 रुपीज। तो ये आपकी 50 रुपए क्या हो गई? सेविंग हो गई, पॉकेट से कम निकले। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन रियल इनकम, यानी उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो गई। अगर उपभोक्ता इस बढ़ी हुई आय का प्रयोग चीनी की ही अधिक मात्रा क्रय करने में करे तो बाजार में चीनी की मांग बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? 10 केजी तो आप ले ही रहे थे, ठीक है। अब आपकी क्या हो जाएगी? 50 रुपए आपने बचाया, आप चीनी का भाव 5 रुपए, तो आपकी 10 केजी चीनी और आ जाएगी। तो 10 + 10 20 केजी चीनी हो जाएगी। तो रिड्यूस द प्राइस, इंक्रीज द डिमांड ऑफ शुगर, कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तीसरा था सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इस स्थानापन्न प्रभाव के बारे में ये बताया गया मार्शल ने कि अगर बाजार में दो प्रकार की वस्तु उपलब्ध है, एक का मूल्य कांस्टेंट रहे और दूसरे के मूल्य में अगर परिवर्तन हो जाए तो कंज्यूमर विल कंपेयर द प्राइस ऑफ द बोथ कमोडिटी। दोनों वस्तु के मूल्य में वो परस्पर तुलना करेगा और जिसका मूल्य बाजार में कम हो जाएगा उसकी मांग बाजार में बढ़ जाती है क्योंकि उसकी अधिक मात्रा क्रय करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बाजार में मान लो टाटा टी और रेड लेबल दो ही चाय है, इसका मूल्य कांस्टेंट है, टाटा टी का ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। इसका मूल्य अगर रिड्यूस हो जाए तो कंज्यूमर विल डाइवर्ट फ्रॉम टाटा टू रेड लेबल की तरफ आ जाएगा वो, और इसकी मांग बाजार में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किस प्रकार के प्रभाव को क्या कहते हैं? स्थानापन्न प्रभाव कहते हैं। और लास्ट है चेंज इन बायर्स नंबर, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। देखिए, क्रेताओं में संख्या में परिवर्तन होने पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। कैसे? अगर बाजार में मूल्य गिर जाए तो कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, उस वस्तु को क्रय करने वाले कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, और मूल्य अगर बढ़ जाए तो उसके कंज्यूमर कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि अगर बाजार में वस्तु का मूल्य गिर जाए तो वो कंज्यूमर जो पहले से इंतजार कर रहे थे कि अगर इसका मूल्य इतना आ जाए तो मैं भी खरीद लूंगा, तो न्यू कंज्यूमर एंटर इन द मार्केट बढ़ जाएंगे और उससे बाजार में वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, कंज्यूमर विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, बाजार से बाहर चले जाएंगे क्योंकि उनकी बैंक कैपेसिटी नहीं होगी कि उस मूल्य पर वस्तु को क्रय कर सके। इसलिए बाजार में क्या होगी? उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी। कल हम इससे आगे कंटेंट पर चर्चा करेंगे।